एजुकेशन मास्टर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पुनः BSTC PTT 2023 450 से तैयारी ऊपर की राजस्थान जी के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौहान राजवंश का संपूर्ण इतिहास। तो पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एजुकेशन हब मास्टर चैनल की तरफ से। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान राजवंश का संपूर्ण इतिहास। सबसे पहले पढ़ेंगे अजमेर के चौहानों का। तो अजमेर के चौहानों में बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है चौहान वंश का उत्पत्ति है, स्थल है वगैरह है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो चौहान वंश के चौहानों की उत्पत्ति है। तो यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि चौहान वंश की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत है। कई सिद्धांत हैं। चौहान वंश की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से पहला सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत। ये सिद्धांत चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि उन्होंने दिया था, और ये सिद्धांत चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में ही दिया। इसके अनुसार 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी ऋषि वशिष्ठ के अब्बकुंड यज्ञ से, जिनमें से चौल, चालुक्य और परमार प्रतिहार 4 वंश की उत्पत्ति हुई। कालांतर में मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने इसका समर्थन किया है। और दूसरा है ब्राह्मण, कि ये ब्राह्मण थे चौहान। तो ब्राह्मण वाला है जो बिजोलिया अभिलेख जो 1170 में स्थापित हुआ, और ये दशरथ शर्मा के अनुसार है। और जब नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रवंशी है, ये हौसी अभिलेख के अनुसार है। और जब चौथे उत्पत्ति आधार पर बात करते हैं तो ये विदेशी हैं, जेम्स टॉड और विलियम क्रूक के अनुसार। अब आता है बिजूलिया भीलवाड़ा शिलालेख, जो 1170 में, जिसके अनुसार ब्राह्मण हैं चौहान। तो वो अभिलेख है बिजूलिया भीलवाड़ा शिलालेख, जो 1170 में गुणभद्र द्वारा लिखित हैं और गोविंद द्वारा स्थापित। इसके अनुसार चौहान वंश गोत्रीय ब्राह्मण हैं, और चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, और बिजोलिया का प्राचीन नाम है विजयावल्ली। नेक्स्ट बात करें चौहानों की उत्पत्ति स्थल की, तो उसके लिए है सपाद लक्ष्य, यानी कि सांबर झील के आसपास का क्षेत्र, और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर या नागौर। जब इनके बने राजाओं की बात करें तो सर्वप्रथम है वासुदेव, जिन्होंने चौहान राज्य की स्थापना की। ये चौहान राज्य के संस्थापक भी कहे जाते हैं, और 557 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी सांबर झील का निर्माण भी करवाया इसके साथ साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं तो आते हैं गुवक, जिन्होंने
जिनके बारे में बताया जाता है कि चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे। कालांतर में गुवक ने अधीनता अस्वीकार कर दी दिया और गुवक चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा था। पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन समय के अंतर में गुवक अधीनता अस्वीकार कर देता है और वह चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा भी बन जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं तो आता है चंद्रराज, इन्होंने तो कुछ नहीं, लेकिन इनकी पत्नी आत्मप्रभा ने पुष्कर झील में भगवान शिव की आराधना किए थे। उसके लिए वो 1000 दीपक जलाती थी और वो योगिक क्रिया में निपुण महिला थी। चंद्रराज के बारे में कुछ खास है नहीं, उनकी पत्नी के बारे में ही है कि उसकी पत्नी का नाम आत्मप्रभा पुष्कर झील में भगवान शिव की आराधना करती थी और 1000 दीपक जलाती थी और योगिक क्रिया में निपुण थी। नेक्स्ट बात करते हैं तो अजय राज चौहान आते हैं, जिन्होंने 1113 में अजमेर के किले का निर्माण करवाया और रानी सोमलेखा के नाम से सिक्के चलाए। सोमलेखा, उनकी रानी का नाम था सोमलेखा। 1113 में अजमेर के किले का निर्माण करवाया और रानी सोमलेखा के नाम से सिक्के चलाए। जब नेक्स्ट बात करते हैं तो आते हैं अर्णुराज चौहान, जिन्होंने आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करते हैं अर्णुराज और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद में आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिनका राज्य होता है 1153 से 1163 और इनका एक और नाम है बीसल देव भी कह सकते हैं इन्हें। इनका जो शासनकाल होता है अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। और दिल्ली के तोमर राजा को हराकर चौहान राज्य की स्थापना करता है और दिल्ली शिवालिक स्तंभ स्थापित करवाता है। दिल्ली के अंतर्गत शिवालिक स्तंभ है जो जिसका स्थापना करवाता है और बीसलपुर नगर की स्थापना व तालाब और शिव मंदिर का भी निर्माण करता है। अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाता है, जिसे कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बना दिया था। और इसी विद्यालय, जब 2.5 दिन का झोंपड़ा होता है उससे पहले जब विद्यालय होता है तो इसी विद्यालय की दीवार पर हरिकेली नाटक लिखा होता है और नाटक की संकलित जो पंक्तियां होती हैं विद्यालय की दीवारों पर अंकित होती हैं। इनकी उपाधियों के बारे में बात करें बीसलदेव चौहान के बारे में उपाधियों के बारे में बात करें तो इनकी उपाधियां हैं कवि बंधु और बीसलदेव भी इनकी एक उपाधि है। हालांकि इनका नाम विग्रहराज चतुर्थ है। और इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो सोमदेव होते हैं, जिन्होंने ललित विग्रहराज नरपति नालह की पुस्तक बीसलदेव रासो गोडवाड़ी भाषा में लिखता है। ललित विग्रहराज और नरपति नाल पुस्तक हैं जो बीसलदेव रासो इनके बारे में इनके 2 कवि दरबारी विद्वान, एक तो है सोमदेव जो ललित विग्रहराज लिखते हैं और एक है नरपति नालह जो लिखते हैं बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो गोडवाड़ी भाषा में लिखी हुई किताब है। जब हम नेक्स्ट राजा की बात करते हैं, नेक्स्ट और अंतिम राजा, अंतिम प्रभावित
राजा, प्रभावी राजा, तो बात आती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका जन्म 1166 ईस्वी में, और इनके पिता का नाम होता है सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, और इनका मात्र 11 वर्ष की उम्र में राजा बनना, इन्हें 11 वर्ष की उम्र में राजा बना दिया जाता है। अपने चाचा नागार्जुन एंड अपर गांगी के विद्रोह का दमन करते हैं, और हिसार और गुरुग्राम वर्तमान में हरियाणा में सतलुज नदी के किनारे हैं, वहां कर भंडानक जनजाति का दमन करते हैं। उसके बाद में 1182 में तुमुल महोबा का युद्ध पृथ्वीराज चौहान व परमर्दिदेव चंदेल के मध्य होता है। पृथ्वीराज चौहान व परमर्दिदेव चंदेल और के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं और परमर्दिदेव के सेनापति आला एवं उदल मारा जाता है दोनों। उसके बाद में पंजुन राय को महोबा का प्रशासक घोषित किया जाता है, और 1187 में गुजरात के चालुक्य नरेश भीम सेकंड व पृथ्वीराज के मध्य आबू की राजकुमारी इच्छिनी से विवाह करने के बारे में होता है, परंतु पृथ्वीराज चौहान इनसे विवाह कर लेता है। पृथ्वीराज चौहान भी इनसे विवाह करना चाहते हैं और भीम सेकंड भी चालुक्य गुजरात चालुक्य नरेश भीम सेकंड भी विवाह करना चाहता है, लेकिन उनसे पहले ही पृथ्वीराज चौहान इच्छिनी से विवाह कर लेते हैं। आबू की राजकुमारी होती है। उसके बाद में पढ़ते हैं पृथ्वीराज जयचंद विवाद। जयचंद कन्नौज का घेड़वाल शासक था। उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर विवाह कर लेता है पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद में तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, जो होता है पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के मध्य। युद्ध महमूद गौरी के, और ये युद्ध होता है जो तबर हिंद वर्तमान बठिंडा पंजाब पर अधिकार के कारण ही होता है। जो मोहम्मद गौरी हैं वो तबर हिंद वर्तमान में बठिंडा हैं, वहाँ पर अधिकार कर लेता है। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान युद्ध करते हैं, और इसमें सेनापति सामुंड राय, दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था। दिल्ली का सेनापति, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति सामुंड राय हैं, वो दिल्ली तोमर ने महमूद गौरी को घायल कर देते हैं। और जब नेक्स्ट बात करते हैं तो आते हैं तराइन का युद्ध, सेकंड के युद्ध की बात करते हैं। तो सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। मोहम्मद गौरी ये युद्ध जीत जाता है, जिसके अंतर्गत मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के साथ घात करता है, घात की वजह से जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान को
पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास सरस्वती नदी नामक स्थान से गिरफ्तार कर देता है। सरस्वती नदी यहाँ पे नहीं है, सरस्वती नामक स्थान है, गांव है या नगर कह सकते हैं, वहां से गिरफ्तार कर देते हैं। और जो हसन निजामी हैं उनकी पुस्तक के अनुसार हम ये भी हसन निजामी की पुस्तक ताज उल मासिर के अनुसार हम ये भी पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय तक मोहम्मद गौरी के अधीन शासन भी किया था। ये भी पढ़ते हैं कहीं कहीं मोहम्मद गौरी के अधीन पर शासन भी किया था। लेकिन कई कवि ये भी कहते हैं कि उन्होंने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी का वध भी कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं उनके उपाधियों की। तो उनकी उपाधि है सर्वप्रथम राय पिथौरा, दलपुंगल। और इनके मंत्रियों की बात करते हैं तो आते हैं कैमास और भुवनमल। इनके आगे अगर सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो दिल्ली में ये पिथौरागढ़ किले का निर्माण करते हैं और कला संस्कृति विभाग की स्थापना करते हैं। उसका मंत्री पद्मनाभ होता है। और इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो चंदवरदाई मुख्य दरबारी विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ का निर्माण किया। और उसके बाद आते हैं जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय और विद्यापति गौड़, जिन्होंने वागीश्वर जनार्दन नामक, और इनके आगे भी विद्वान हैं, दरबारी विद्वान हैं जिनका नाम विद्यापति गौड़, वागीश्वर और जनार्दन है। तो ये था अजमेर के चौहानों का इतिहास। और जब नेक्स्ट बात करते हैं तो आते हैं रणथंभौर के चौहान राजवंश का संपूर्ण इतिहास। आपसे ये अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो के अंतर्गत कमेंट करें। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। तो जो भी वास्तव में रियली में बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें ज्वाइन हो जाएं। तो चलते हैं रणथंभौर के चौहान राजवंश का इतिहास पढ़ने। तो रणथंभौर के इतिहास में देखते हैं हम, सर्वप्रथम गोविंदराज होते हैं। गोविंदराज जो पृथ्वीराज चौहान का ही बेटा होता है, जिन्होंने 1194 में रणथंभौर में चौहान राज्य का स्थापना करता है। और उसके बाद में हमीरदेव चौहान आते हैं, रणथंभौर का महान राजा, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जैसे राजाओं के भगोड़ों को शरण दिया था। इनकी अगर बात करें तो इन्होंने 17 में से 16 युद्धों को जीता। और चित्तौड़ के समर सिंह हैं, उनके साथ में भी युद्ध किया था। और धार जो वर्तमान में एमपी में है, और वहाँ के राजा भोज और भीमरस जो यूपी से अर्जुन को पराजित किया था। भीमरस वर्तमान में यूपी में है, वहाँ पर अर्जुन को पराजित किया।
और 1299 में जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है, परंतु उसे हमीर ने विफल कर दिया। वो उस आक्रमण में विफल रहता है और जलालुद्दीन का कथन होता है, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। वो रणथंभौर के किले पर व्यंग्य करता है कि मैं ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये उनकी हालांकि गलत बात होती है, क्योंकि रणथंभौर इतना अच्छा किला नहीं होता तो वो आक्रमण भी नहीं करता। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो रणथंभौर के जो प्रथम शाखा होता है वो राणा हमीर के टाइम में होता है, राजा हमीर देव चौहान के समय में ही होता है, जो 1301 में होता है। और ये राजस्थान का प्रथम शाखा होता है, राजस्थान का प्रथम शाखा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ में हमीर का युद्ध होता है। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति होते हैं नुसरत खां, जो मारे जाते हैं, और एक उलूग खां और अलप खां। और हमीर के सेनापति की बात करें तो भीम सिंह और धर्म सिंह होते हैं। रणमल व रतिपाल ने हमीर के साथ विश्वासघात किया, यानी कि जो रणमल है और एक रतिपाल, जो दो सेनापति होते हैं, वो हमीर के साथ में विश्वासघात करते हैं। तो उसके बाद में रंग देवी के नेतृत्व में जौहर व हमीर के नेतृत्व में केसरिया होता है। हमीर की जो बेटी होती है देवल दे, वो पद्म तालाब में कूदकर जल जोहर कर लेती हैं। और अलाउद्दीन खिलजी अधिकार करने पर किला उलूग खां को सौंप देते हैं। हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करते हैं तो इनके बारे में कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां, इनके बारे में पुस्तक है श्रृंगार रस। रणथंभौर में पिता जैतर सिंह की 32 खंभों की छतरी का निर्माण भी करता है। और हमीर ने कोटि यज्ञ करवाया था, जिसका पुरोहित विश्वरूप था। और हमीर के दरबारी विद्वानों की बात करें तो राघवदेव, जो हमीर के गुरु थे, जिन्होंने बीजादित्य नाम था। हमीर के बारे में एक दोहा भी है कि सिंह गमन सत्य पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हट हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि सिंह गमन, सिंह का जाना, और सत्य पुरुष का वचन कभी झूठा नहीं होता है। और कदली फल एक बार ही पनपता है, ये हो नहीं सकता। तिरिया तेल यानी कि शादी में जो तेल चढ़ता है वो दूसरी बार नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार हमीर का हट भी दूसरी बार नहीं चढ़ता है। हमीर एक बार जो हट कर लेता है वो वापस नहीं लेता है हट। हमीर ने जो एक बार कह देता है वो करके छोड़ता है काम को। जब नेक्स्ट बात करते हैं तो हम चलते हैं जालोर के चौहानों के राजवंश पर। जालोर के चौहानों की बात करें तो यहां पर होते हैं यहां पर जालोर का प्राचीन नाम होता है जाबालीपुर, जो ऋषि जाबाली के नाम पर होता है। और जालोर का किला वर्तमान में सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ चौहानों की सोनग्राह शाखा का शासन होता है। यहाँ के राजाओं की बात करें, मुख्य राजाओं की बात करें तो आते हैं सबसे पहले कीर्तिपाल, जिन्होंने 1882 में सोनग्राह वंश की स्थापना करते हैं।
और चित्तौड़ के सामंत सिंह को पराजित करते हैं। मुंशी नैन सिंह ख्यात के अनुसार कीर्तिपाल को किंतु एक महान शासक भी कहते हैं। किंतु एक महान शासक भी कहते हैं कीर्तिपाल को, नैन सिंह ख्यात के अनुसार। और जब बात करते हैं कान्हड़ देव के बारे में, नेक्स्ट राजा आता है कान्हड़ देव। कान्हड़ देव सोनगरा के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी इनके समय में सिवाना पर आक्रमण करते हैं 1308 में, और इनके सेनापति होते हैं सातल व सोम, जिनके नेतृत्व में सिवाना का प्रथम शाखा होता है 1308 में। और भागल सैनिक ने विश्वासघात किया था। भागल सैनिक होते हैं कान्हड़ देव सोनगरा के, भागल नाम करके एक सेनापति होते हैं सैनिक, जो कान्हड़ देव के साथ में विश्वासघात करते हैं। तो यहाँ पर कान्हड़ देव पराजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का नाम है जो बदलकर खैराबाद कर देते हैं। और नोट ये है कि सिवाना दुर्ग वो जालोर दुर्ग की चाबी कहा जाता है। सिवाना का दुर्ग है वो जालोर दुर्ग की चाबी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर भी आक्रमण होता है। पहले सिवाना पर आक्रमण करते हैं, उसके बाद में जालोर पर आक्रमण करते हैं। सिवाना पर आक्रमण करते हैं 1308, यानी कि उसकी चाबी पर पहले आक्रमण करते हैं, उसके बाद में आक्रमण करते हैं 1311 में जालोर पर। जालोर पर आक्रमण करते हैं तो कान्हड़ देव व वीरम देव सोनगरा के नेतृत्व में ये यहाँ पर शाखा होता है 1311 में। और बीका दैया ने जालोर में विश्वासघात किया, इसलिए जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है। जालोर को जीतकर, जालोर को जब विजित करता है तो यहाँ का नाम जलालाबाद कर देता है। उसके बाद में फिरोजा जो अलाउद्दीन की बेटी होती हैं और वो वीरम देव को पसंद करती थी, इसलिए फिरोजा की जो धाई माता होती हैं वो गुलविस्त कमालुद्दीन गुरग थी। जो अलाउद्दीन गुलविस्त थी और कमालुद्दीन गुरग नाम करके अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है, जो जालोर युद्ध में और पद्मनाभ जो कान्हड़ देव प्रबंध लिखते हैं। अब कान्हड़ देव के ये विद्वान कवि है। दरबारी विद्वानों की बात करें तो पद्मनाभ आता है जिन्होंने कान्हड़ देव प्रबंध की रचना की। और इन्होंने एक और रचना की है वीरम देव सोनगरारी बात, और इस पुस्तक में वीरम देव सोनगरा व फिरोजा की लव स्टोरी का वर्णन मिलता है, प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। वीरम देव सोनगरारी बात में जो पुस्तक है, इस पुस्तक में वीरम देव सोनगरा व फिरोजा की जो प्रेम कहानी है वो प्रेम करते हैं एक दूसरे को बाद में, और अंत में जाकर वे शादी करते हैं। तो उसकी पूरी की पूरी कहानी इसी पुस्तक में मिलती है वीरम देव सोनगरारी बात के अंतर्गत। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो सिरोही के चौहान राजवंश की बात करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सिरोही के चौहानों में सबसे यहाँ पर देवड़ा शाखा की, चौहान राजवंश की देवड़ा शाखा होती है, जिनमें सबसे पहले राजा होते हैं लूम्बा, महत्वपूर्ण राजा सिरोही के लूम्बा, जिन्होंने 1311 में परमारों को हराकर आबू व चंद्रावती पर अधिकार कर लेता है और अपनी राजधानी बनाता है चंद्रावती को। इसी के जस्ट बाद में आते हैं शेषमल देवड़ा, जो 1425 में सिरोही को अपनी राजधानी बनाते हैं।
उसके बाद में आते हैं सुल्तान, जिन्होंने दत्तानी का युद्ध जो 1583 और 83 जो लड़ता है, ये युद्ध अकबर और सुल्तान के मध्य होता है, जिसमें अकबर विजयी होता है, जिसमें अकबर के सेनापति होते हैं रायमल जो बीकानेर का राजा होता है, और जगमाल मध्य प्रदेश का, जगमाल जो महाराणा प्रताप का भाई होता है, मेवाड़ महाराणा प्रताप का भाई होता है। जगमाल मेवाड़ महाराणा प्रताप का भाई होता है। और जब नेक्स्ट बात करें इनके सुल्तान के दरबारी कवियों की बात करें, तो सुल्तान के जो दरबारी कवि होते हैं वो दुर्सा हाडा होते हैं, जिन्होंने राव सुल्तानरा कवित्त नाम करके ग्रंथ लिखा। और सिरोही के नेक्स्ट और अंतिम राजा की बात करते हैं तो शिव सिंह आते हैं, जिन्होंने 1823 में अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है, और राजस्थान की अंतिम राज्य जो अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत हैं, सबसे अंतिम रियासत सिरोही है, जिन्होंने सबसे लास्ट में अंग्रेजों से संधि करती है। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत है सिरोही। नेक्स्ट बात करते हैं बूंदी के चौहान राजवंश का संपूर्ण इतिहास। बूंदी के चौहानों की बात करें हैं तो चौहान राजवंश यहाँ पर हाड़ा शाखा होती है बूंदी में। बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का राजवंश होता है। इससे पहले बूंदी में मीणा वंश का शासन था, और बूंदा मीणा के कारण ही बूंदी कहते हैं। बूंदा मीणा यहाँ पर राज करके गया है, उसी के कारण ही बूंदी कहते हैं। और रणकपुर अभिलेख में बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती बताया गया है। यहाँ पर जैता मीणा को हराकर देव हाड़ा राज्य करता है। तो बूंदी के जो हाड़ा वंश का प्रथम शासक है वो होता है देवा हाड़ा, जिन्होंने 1241 में जैता मीणा को हराकर चौहान वंश की स्थापना करता है और हाड़ा शाखा का शासन स्थापित करता है। और उसके बाद में आते जैतर सिंह, जिन्होंने 1274 ईस्वी में कोटा को जीतकर बूंदी में शामिल कर दिया था। और जस्ट इसी के बाद में आते हैं बर सिंह बूंदी के, जिन्होंने 1354 ईस्वी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाता है। तारागढ़ किला भित्ति चित्रों में प्रसिद्ध है। जो बूंदी का तारागढ़ किला है वो भित्ति चित्रों में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के अंतर्गत तारागढ़ दो हैं, एक अजमेर में है जिनका निर्माण उड़ना राजा पृथ्वीराज करवाते हैं, और एक है बूंदी में जिनका निर्माण बर सिंह करवाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं तो सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा होते हैं जो (1569) में अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं, और आमेर के राजा भगवंत दास की इसमें मुख्य भूमिका रहती है। आमेर के जो भगवंत दास हैं राजा, उनकी सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में मुख्य भूमिका रहती है। इन्होंने द्वारिका के अंतर्गत रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया, और इनके दरबारी विद्वानों में नाम आता है चंद्रशेखर का, जिन्होंने सुरजन चरित्र और हमीर हठ नामक 2 ग्रंथ लिखे। इनके आगे की बात करें तो बूंदी में एक उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ता है, जो बूंदी के उत्तराधिकार बुद्ध सिंह के दत्तक पुत्र दलेर सिंह व वास्तविक पुत्र उमेद सिंह के बीच में होता है। बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कंवर ने
उमेद सिंह को राजा बनाने के लिए मराठा शासक महाराव होलकर से सहायता मांगी। बूंदी के उत्तराधिकार होते हैं बुद्ध सिंह, उस समय राजा होते हैं बुद्ध सिंह, और उनके जो दत्तक पुत्र होते हैं वो तो होते हैं दलेल सिंह, और उनके वास्तविक पुत्र होते हैं उमेद सिंह। तो दोनों के मध्य राजा बनाने के लिए बात होती है, और उनकी बुद्ध सिंह की जो पत्नी है अमर कंवर, वो उमेद सिंह यानी कि अपने खुद के स्वयं के बेटे को राजा बनाना चाहती हैं, और इसके लिए वो मराठा शासक महाराव मल्हार राव होलकर से सहायता भी मांगती हैं। वहीं दूसरी ओर आमेर के स्वाई जय सिंह ने दलील सिंह का साथ दिया, और अंततः दलील सिंह राजा बनता है, और बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी जहां आंतरिक राजनीति में मराठों ने हस्तक्षेप किया। और बुद्ध सिंह की पुस्तक है नेह तरंग, बुद्ध सिंह की पुस्तक है नेह तरंग। बूंदी राजस्थान की पहली रियासत है जहां पर आंतरिक राजनीति में मराठों ने हस्तक्षेप किया। मराठों का यही काम था कि अलग अलग राज्यों में जाएं, और वहां पर जहां पर आंतरिक राजनीति होती है वहां पर एक साइड का साथ देते हैं और उनसे रुपए की वसूल करते हैं। अंतिम राजा होता है विष्णु सिंह, जो 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है बूंदी की। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोटा के चौहान राजवंश की। नेक्स्ट बात करते हैं कोटा के चौहान राजवंश की। तो कोटा के चौहान राजवंश की बात करते हैं तो यहां पर चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा है उन्हीं का ही राज्य होता है। कोटा में राज्य होता है माधो सिंह, जो बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा होता है, और 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां ने माधो सिंह को बूंदी से अलग कर कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। माधो सिंह बादशाह शाहजहां के कारण ही राजा बनता है, और वो भी बूंदी से अलग करने पर, कोटा को स्वतंत्र राज्य घोषित करने पर। और उसी के जस्ट बाद में आते हैं मुकुंद सिंह, जिन्होंने धर्मत युद्ध में दारा का साथ दिया था और अबलामीणी का महल निर्माण करवाया। वर्तमान कोटा में जो अबलामीणी का महल है उसका निर्माण मुकुंद सिंह ने करवाया था। मुकुंद सिंह के जस्ट बाद में आते हैं भीम सिंह, महत्वपूर्ण शासक, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी होते हैं, और ये कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर देते हैं। और जो 12 जिला है, वर्तमान 12 में सांवरिया जी का मंदिर का निर्माण करवाता है। उसके बाद में आते हैं उमेश सिंह, और कोटा में संधि करते हैं अंग्रेजों से उमेश सिंह, जो 1817 के अंतर्गत अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पाली के नाडोल वर्तमान पाली में है, वहां के चौहान राजवंश का। पाली के नाडोल चौहानों के राजवंश की बात करें तो यहां पर शाकंभरी के राजा वाकपति हैं, उन्हीं का बेटा लक्ष्मण सिंह यानी कि लाखा राज करता है, जो शाकंभरी के राजा वाकपति का बेटा होता है, और नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना करता है, संस्थापक होता है। 981 में नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर करवाता है। वर्तमान में जो आशापुरा माता मंदिर है वो नाडोल के राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा ही बनाया गया है, और चौहान वंश की जो कुलदेवी है वो भी आशापुरा माता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्हड़ की।
उन्हीं के जस्ट बाद में आता है अल्हड़ के बेटे कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की सोनग्रा शाखा का निर्माण स्थापना करता है। जालोर में जो सोनग्रा शाखा है उसकी स्थापना अल्हड़ का बेटा कीर्तिपाल करता है। अल्हड़ के बारे में कोई विशेष बात है नहीं, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये था हमारा चौहान राजवंश का संपूर्ण राजस्थान में चौहान राजवंश का संपूर्ण इतिहास। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अमेरिकी कछवाहा राजवंश का इतिहास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आज यहीं तक। पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एजुकेशन हब मास्टर चैनल की तरफ से। बीएसटीसी पीटीटी 2023 के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए अपनी सीट पक्की करने के लिए। आपसे पुनः यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन पर स्पर्श करके ऑल बेल आइकन ऑन करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।